वसुधा की बात करते हैं। यहाँ पर चंद्रिका देवी भले ही सबके सामने वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकारे या ना स्वीकारे, लेकिन एक बात तो तय है कि अब वो वसुधा का सम्मान जरूर करती है। और यही वजह है कि अपनी कुर्सी के बिल्कुल साथ वसुधा की कुर्सी को और वसुधा को भी एक खास जगह दी गई है। बहुत बड़ी बात है, वो भी चंद्रिका देवी को ऐसे करते देख हमें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। अब देखिए, घर की मुखिया है चंद्रिका देवी, जो भी फैसला वो लेती हैं अपनी इस कुर्सी पर बैठ कर लेती हैं। लेकिन आज यहाँ पर उन्होंने वसुधा को एक जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी ये कि वसुधा को चंद्रिका देवी के बगल में बैठना होगा। देखिए, खुद चंद्रिका देवी ने कहा है कि मेरी कुर्सी के बगल में वसुधा के लिए कुर्सी लगाई जाए। वसुधा इस कुर्सी पे बैठेगी और अपनी बुआ सावित्री के लिए फैसला लेगी। अब सावित्री अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशान है, उसका पति बदल गया है और जैसा कि चंद्रिका देवी का कहना है कि सावित्री को वसुधा से बेहतर कोई और नहीं जानता है, इसीलिए जो फैसला वसुधा का होगा उस फैसले को मानना पड़ेगा। ये है कि बहू तो मानती नहीं हूँ पर पूरा प्यार देती हूँ उसको, और पर इतना ये भी पता है कि वसुधा जो भी करेगी करेक्ट करेगी। और ऐसा लगता है कि सावित्री के लिए स्पेशली वो बहुत चिंतित है, उसकी खुद की बुआ है तो वो कभी भी उसमें इनजस्टिस होने तो देगी नहीं, ज़रूर अच्छी तरह से परखेगी। सो इसीलिए, क्योंकि पहले वसुधा मेरे पास आई थी बताने के लिए कि उसका हस्बैंड आया है, वो चेंज हो गया है, तो इसीलिए अभी मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी जो दूसरी कुर्सी है मैं बोलती हूँ इधर लाओ, वसुधा को बैठने को कहती हूँ और बोलो तुम डिसीजन लो आज। अब चंद्रिका देवी ने भले ही वसुधा को बहू का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन आज जो हुआ इसे देखकर कहना पड़ेगा कि बहू के दर्जे का ऐलान करना ही काफी नहीं होता है, कि किसी इंसान को दिल से अपनाना ज्यादा जरूरी होता है। चंद्रिका देवी ने तो बहुत पहले ही वसुधा को अपने दिल में जगह दे दी थी और कहीं न कहीं वो ये जानती है कि इस घर के लिए वसुधा से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। और हाँ, देव को उससे अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती है। एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, पर एट द सेम टाइम चंद्रिका ऐसी है कि जब उसे लगता है जो सही है वो करेगी ही करेगी। अभी उसके लिए वसुधा ये डिसाइड करे ये सही है तो इसीलिए वो सही है, बिकॉज सावित्री को वसुधा से ज़्यादा कोई नहीं जानता। और दूसरी बात ये है कि भले उसे बहू नहीं माने, पर उससे अगर लगता है कि बगल वाली कुर्सी की हकदार वो है तो वो ज़रूर देगी। अब ये वसुधा के लिए अग्नि परीक्षा है कि कैसे अपनी मासा के फैसले पर वो खरी उतरेगी और इसी के साथ साथ सावित्री को इंसाफ भी दिलाना है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, किसी भी रिश्ते में ना सम्मान सबसे इम्पोर्टेंट होता है, फिर चाहे वो पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, माता पिता का हो, दोस्तों का हो या फिर सास बहू का हो। और ये सम्मान फाइनली चंद्रिका देवी जो है वो वसुधा को दे रही है।
हो जब आर पार तो वसुधा करेगी सबका बेड़ा पार। वसुधा जब से चौहान परिवार में आई है तब से वो घर में हर किसी की नैया पार करती है, बस वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पाती। अब देखिए वसुधा ने जो फैसला लिया था सावित्री को लेकर, उसमें वो कामयाब रही। वसुधा ने चंद्रिका देवी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि सावित्री को उसके पति दिनेश के पास जाने देना चाहिए। इसके कारण ही तो आज सावित्री के पति की पोल खुल गई कि वो एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। तभी तो सावित्री भी आज दिनेश पर हाथ उठाती है और उसे पुलिस के हवाले कर देती है। 20-22 साल बाद सावित्री का हस्बैंड उसे वापस लेने आया है और चंद्रिका पूरा डिसीजन जो है वो वसु पर छोड़ती है कि वसु तुम क्या डिसीजन लोगी सावित्री की ज़िंदगी को लेकर। तो वसु ये डिसीजन लेती है कि हमें सावित्री को उसके हस्बैंड के पास जाने देना चाहिए। लेकिन वसु का एक प्लान है सावित्री के हस्बैंड को, मतलब कि दिनेश को किस तरह से उसको टेस्ट किया जाए। तो टेस्ट करने के लिए वो जो सारी चीज़ें कर रही थी उसमें किस तरह से वो फ्रॉड निकला है और किस तरह से गलत चीज़ें करने जा रहा था सावित्री के साथ, उसको वसु ने पकड़ा है। तो बस अब वही सीन शूट हो रहा है कि किस तरह से उसका भांडा फूटा है और पूरी फैमिली को पता चल गया है। चंद्रिका देवी और वसुधा को कहीं ना कहीं शक था कि आखिर इतने सालों बाद अगर उसका पति आया है तो उस पर इतनी जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए। वसुधा के बाद तो बची कुची कसर मयू ने निकाल दी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि दिनेश अपनी पत्नी सावित्री पर हाथ उठाने वाला था और वो उससे पैसे भी लेने वाला था ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। दिनेश ने मुझे बहला फुसलाकर वो मुझे ले जाना चाहता है। बेसिकली उसके ऊपर बहुत कर्ज है। 20-22 साल पहले उसने मुझे शादी करी और किसी और की वजह से हमें धोखा दे दिया, छोड़ दिया। अब उसके पास कुछ रास्ता नहीं बचा है, बहुत कर्ज में है और बहुत लोग उसको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। तो इस तरह से उसको लगता है कि ये एक प्लान है कि सावित्री चंद्रिका जी के यहाँ काम करती है एक बड़े घर में, तो उससे वो पैसे लेगा, अपने कर्ज अदा करेगा और यहाँ रहकर वो अपनी बची हुई ज़िंदगी अय्याशी से काटेगा। वैसे यहाँ सारिका इस ड्रामे का वीडियो बनाती है, मगर चंद्रिका देवी तुरंत आकर मोबाइल ले लेती है सारिका से ताकि घर की चीजें घर में ही रहे। सारिका जो है आपको पता ही है कि अभी फिलहाल में बहुत रील बना रही है, सोशल मीडिया पे छा गई है वो। तो वैसे ही इसमें भी रील बना रही है, लेकिन अभी भाभी साहब ने उसके हाथ से फ़ोन निकाल लिया है और बोला है कि सारिका इसके आगे कभी नहीं करेगी, नहीं तो फ़ोन ही निकाल लूँगी। वसुधा जानती है कि सावित्री के लिए ये टफ टाइम है, मगर बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होना चाहिए, क्योंकि स्वार्थी लोग कभी सुधर नहीं सकते और ये बात वसुधा बखूबी जानती है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। जगधात्री एक बार फिर से निशाने पर है कि कभी वो अपने ही ससुराल वालों के निशाने पर रहती है तो कभी ऑफिस के बॉस के, और अब तो वो साक्षी के निशाने पर भी आ गई है। ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए थे साक्षी के अगेंस्ट एंड शी काइंड ऑफ काउंटर्स साक्षीज अटैक, और अब साक्षी बैकफुट में, एटलीस्ट सो दैट्स व्हाट माया थिंग्स। बट यहाँ पे एक और मौके पे चौका मारने साक्षी आ गई है। शी कम्स टू द देशमुख हाउस और वो आके ये खुलासा करना चाह रही है हम सबके सामने कि एक्चुअली वो इंसान कौन है, हु इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली ओनली, जो जिसने लीक की है इन्फॉर्मेशन। तो पहले तो सीन का रुख कुछ ऐसा है जहाँ पे लगता है कि इट इज़ तपस्या, बट एट द एंड ऑफ द सीन वी रियलाइज कि साक्षी इज़ ब्लेमिंग इट ऑन जगधात्री। जहाँ पर साक्षी और तपस्या ने मिलकर इतना बड़ा खेल रच दिया है, इस खेल में बुरी तरीके से जगधात्री फंसने वाली है। आई थिंक तपस्या है ही, शी इज बिच्छू जैसे होते हैं ना कि जब भी वो जो है फितरत जो बोलते हैं ना उसका डंक मारना ही है। दैट्स हाउ तपस्या इज एज अ कैरेक्टर एंड आई थिंक शी इज अ फन कैरेक्टर ऑल्सो बिकॉज शी इज अनप्रेडिक्टेबल।
अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे जगधात्री तपस्या को बचाने की कोशिश कर रही है। एंड हालांकि जगधात्री एज अ सिस्टर इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग तपस्या, जो भी उसके लिए ढाल बन के खड़ी होती है, तपस्या के तरफ जो भी आ रहा होता है डेंजर, शी काइंड ऑफ फेसेस इट, बट तपस्या इज जस्ट द ऑपोजिट। वो एक मौका नहीं छोड़ती है कि वो जगधात्री को फंसाए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग इन दिस सीन। और बाकी तो तपस्या है ही, तपस्या और साक्षी का ये जो टीम अप किया है इन्होंने जगधात्री को परेशान करने के लिए और अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, साक्षी ने अपने रीजंस की वजह से रिवेंज लेने के लिए या जो भी, और तपस्या तो ऑफ कोर्स उसके मन में काफ़ी ज़्यादा नफरत है जगधात्री के प्रति। अब हम अपने दर्शकों को जरा बता दें कि आप सबको तो याद ही होगा कि अखबार में खबर छपी थी देशमुख परिवार को लेकर, जिसकी वजह से महेश देशमुख को झटका लगा था और वो अस्पताल भी पहुंच गए थे। अब वो खबर तो लीक की थी तपस्या ने, लेकिन यहाँ पर जो महाभारत चल रही है ना, उसके हिसाब से ये खबर जगधात्री ने लीक की थी। साक्षी इस बात को यहाँ पर साबित करने की कोशिश कर रही है। अब जगधात्री को नहीं पता है कि उसके पीछे इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। माया जगधात्री को पसंद करती है। अब यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको देखने के बाद जगधात्री खुद को बेगुनाह कैसे साबित कर पाएगी, ये तो फिलहाल अभी हम भी नहीं जानते हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन अति सुंदर, यहाँ पर तीज की धूम जो है खूब आप एंजॉय कर सकते हैं। माना कि तीज का त्योहार निकल गया है, बट यू नो ना टीवी सीरियल्स का क्या होता है फंडा। देर से आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं, और जब आते हैं तो क्या धूमधाम से सीरियल में त्योहार मनाते हैं। सावन आया, प्यार और मोहब्बत के बादल छाए, और इस प्यार की बारिश में प्रथम और राधिया दोनों मस्त मगन हैं। राधिया ने प्रथम के लिए तीज का व्रत रखा है, तो ऐसे में पति परमेश्वर प्रथम भी अपना हक अदा कर रहे हैं, राधिया को झूला झुला रहे हैं। यही प्यार तो प्रथम और राधिया को दर्शकों से जोड़े रखता है। मगर इसी बीच कहीं इस झूले को किसी की नजर न लग जाए, क्योंकि अभी झूला भी गिर गया है इसके ऊपर। तो वही है ना, राधिया की थोड़ी किस्मत खराब है गैस कि जब भी थोड़ी चीज़ें अच्छी होने लगती है ना तो कुछ ना कुछ हो जाता है। एंड इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी ना फूक के कदम रख रहा हूँ हर जगह। राधिया के कदम जहाँ पड़ रहे हैं वहाँ पहले फूक दे रहा हूँ मैं कि चीज़ें कुछ गलत ना हो। दादी ने तो पूरा प्लान बनाया है कि राधिया को दर्द पे दर्द देना है। ऑलरेडी राधिया को चोट लगी है, मगर ऐसे में वो अपने आप को और भी दुख पहुंचा रही है, क्योंकि राधिया चाहती है कि प्रथम अपना व्रत तोड़ दे। अब क्या है कि पिछली बार जब राधिया की पहली तीज थी तब प्रथम ने उसे बहुत परेशान किया था, मगर वो अपना प्यार लुटा रहा है। वो चाहता है कि राधिया के साथ वो भी व्रत रखे, मगर राधिया ऐसा नहीं चाहती। कल जब से मैंने बोला है कि मैं तीज का व्रत रखूंगी, प्रथम ने जिद लगा ली है कि तुम भूखी रहोगी तो मैं भी भूखा रहूंगा, और प्रथम ने भी कुछ नहीं खाया है। तो राधिया थोड़ी सी परेशान है कि प्रथम को भी इतनी चोटें लगी थी पहले, विषकन्या से अभी अभी हम बचे हैं, उसके बाद प्रथम खाना नहीं खा रहे, कहीं उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो एज अ वाइफ बहुत ज़्यादा कंसर्न है उसे कि प्रथम कुछ खा ले तो ठीक रहेगा। तो वो कोशिश कर रही है कि प्रथम कुछ खा लेंगे तो मेरा व्रत इजीली निकल जाएगा, बस इसीलिए उन्हें पटा रही हैं कि आप खा लो ताकि मुझे टेंशन ना हो। तीज का मौका है तो घर में सभी ब्यूटीफुल लेडीज ने 16 श्रृंगार किया है अपने अपने पति देव के लिए। ऐसे में सजना संवरना तो आज बनता ही है। हाँ, आई थिंक जितना ब्यूटीफुल लग रहा है उतना कुछ है नहीं। हम सब साथ की शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो हालत बहुत डाउन है, और ये सब तो स्टिकर मेहंदी है तो बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन बहुत हर्डल है। इसको लगाना जितना इजी है निकालना उतना मुश्किल है, क्योंकि ये निकलता नहीं है, चिपक जाता है। तो जितना सब कुछ टीवी पे अच्छा अच्छा दिख रहा है, हम सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, खुश खुश दिख रहे हैं, उतने खुश हम हैं नहीं इस टाइम पे। ऐसा लग रहा है कि सच में तीज का व्रत रखा हुआ है, इतनी ज़्यादा थकान हो गई है। ये मुझ पे गया है ना, इसलिए सुंदर है। पति मेरा है ना तो ग्लो आ रहा है।
भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी माँ और अच्छी पत्नी हो तो बेटे के चेहरे पे रौनक ऐसे ही आ जाती है। तीज के मौके पर सभी खुश हैं, मगर एक दादी ही है जिनका दिमाग 24 घंटे बस प्लानिंग प्लॉटिंग में ही जाता है। अब देखते हैं कि दादी क्या नई साजिश रचती है राध्या के खिलाफ। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन्नत में भैया धैर्य इज इन फॉर अ रूड शॉक। एक तो उसका बर्थडे है और बर्थडे केक पर लिखवा दिया गया है खूनी कुमार, यानी कि धैर्य की पोल पट्टी अब किसी भी वक्त खुल सकती है। ऐसा कौन करता है भाई? जन्मदिन के दिन जो केक आया है उस केक पे लिखा है खूनी। अब जन्मदिन तो धैर्य का है, तो क्या केक भेजने वाले ने खूनी का टैग धैर्य को दिया है? जैसे ही सबने खूनी लिखा हुआ केक देखा, एक कुछ पल के लिए उन लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई जिन्हें सच नहीं पता है ये क्या लिखा है, और वो भी खूनी कुमार, यानी धैर्य के केक पे धैर्य के लिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और सब तो जानते हैं कि रोनी धैर्य का बहुत बड़ा दीवाना है, उसको बेटा समान मानता है, बहुत प्यार करता है उससे। रोनी के हिसाब से तो धैर्य बहुत अच्छा लड़का है और ऐसा मजाक कोई क्यों ही करेगा उसके साथ। अब जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, इन दिनों विक्रांत और मन्नत नाटक कर रही हैं धैर्य का पर्दाफाश करने के लिए, और उसी के दौरान विक्रांत को बार बार दुआ को डांटना पड़ रहा है। अब धैर्य को यकीन दिलाने के लिए कि उसकी याददाश्त नहीं आई है। वो विक्रांत है बट विक्रांत की अभी याददाश्त नहीं आई है। सो वी आर ऑल्सो टेकन अ बैक एंड वी आर रियली अपसेट कि यार बच्चे और मन्नत कितना ट्राई कर रहे हैं कि विक्रांत को उसकी याददाश्त आ जाए, लेकिन अभी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। एक भी हमने स्टेप आगे नहीं बढ़ा है और बच्चे को उसने डांट दिया है, तो हमें देख के थोड़ा बुरा तो लगा है। वहीं मन्नत जानती है कि विक्रांत दिल पर पत्थर रखकर अपनी दुआ को डांट रहा है, इसीलिए वो कह रही है दुआ के सामने कि आप दुआ के पापा हैं। इस बात को नहीं मानते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम इंसानियत तो रखो। बच्चों के साथ कैसे बात करनी है ये आपको पता होना चाहिए। विक्रांत जो है वो विक्रांत खुद को समझता नहीं है, वो अभिमन्यु समझ रहा है खुद को, तो इसीलिए वो जो भी रिएक्ट कर रहा है वो अभिमन्यु बन के रिएक्ट कर रहा है। फिलहाल कहानी अभी बहुत गोल घूम रही है। इस 7 दिनों के अंदर बहुत कुछ करना है। वहीं धैर्य भी बहुत चालाक है, उसको चकमा देना मन्नत और विक्रांत के लिए आसान नहीं है। मलिका और यशिका भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें धैर्य से छुटकारा मिले। ये यशिका और मलिका के लिए भी सरप्राइज था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। हमने तो नॉर्मल बर्थडे सेलिब्रेशन सरप्राइज पार्टी में पार्टिसिपेट किया है, पर यहाँ पे इतना ड्रामा हो रहा है तो ये हमारे लिए भी सरप्राइज। वी वर जस्ट बिजी इन आवर मैनिक्योर्स पेडिक्योर्स, कौन से फ्रेंच नेल्स करने हैं, हमें कोई मतलब नहीं था ये डेकोरेशन में, बिकॉज वी क्लियरली वी डोंट लाइक धैर्य, और हम तो जल्द से जल्द चाहते ही हैं कि वो एक्सपोज और हमें परेशान करना बंद कर। मन्नत ये रायता फैलाया है जो अभी हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों के आगे, लेकिन हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमेशा की तरह। अब सवाल ये उठता है कि ड्रामा करने के चक्कर में कहीं बात बिगड़ गई, तब मन्नत और विक्रांत लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए जितना हो सके इस ड्रामे को जल्द से जल्द खत्म कर दीजिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए ऑटिस्टिक लोग जो होते हैं ना वो एक्चुअली में बहुत शार्प होते हैं। ज़रूरत है तो बस उनकी इसी समझदारी को, उनके ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं ना उनको समझने की और उनको प्रोत्साहन देने की, ठीक वैसे ही जैसे जूही की माँ दे रही है। जी हाँ, उसको अपने पैरों पर खड़े होने का, इंडिपेंडेंट बनने का जो मोटिवेशन दे रही है ना, काबिल तारीफ है। जूही तभी एंटर कर सकती है जब जूही केस का सोल्यूशन ढूंढे और जूही पास माँ जब अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो वही माँ ये भी सिखाती है कि अगर तुम गिर जाओगी तो तुम्हें खड़ा कैसे होना है। कुछ ऐसा ही कर रही है जूही की माँ। अब माँ जानती है कि जूही एक समझदार लड़की है, लेकिन क्या है ना, वो इतनी इनोसेंट है कि उसे दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब जूही एक वकील बन गई है। बाहर की दुनिया में ऐसे बहुत लोगों से उसे मिलना होगा जो कि अच्छे नहीं होंगे। तो अब ऐसे लोगों का सामना कैसे करना होगा? जब जूही के साथ थोड़ा सा कठिन बर्ताव करेंगे ना, तब कहीं जाकर जूही को इस बात का एहसास होगा कि दुनिया बड़ी जालिम है। अब एक माँ अपनी बेटी को यही सिखाना चाहती है। एग्जैक्टली ये हो रहा है कि आई थिंक मदर इज़ ट्राइंग कि जूही थोड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाए। सबके अपने तरीके होते हैं उसको सिखाने के, क्योंकि हमेशा इतने नाज़ो प्यारों से पाला हुआ है। आ जाओ नाज़ो प्यारों से पाला हुआ है, देखा आपने। तो आई थिंक टू मेक हर स्ट्रॉन्ग एंड टू मेक हर कंफर्टेबल विद द वर्ल्ड, जो दुनिया बाहर की दुनिया है, और कंफर्ट जोन से निकालने के लिए शी इज़ डूइंग व्हाट शी इज़ डूइंग। और माँ तो हमेशा सही होती है। तो अब इसको आपका साथ कौन देने वाला है कि एकदम टूट चुकी है? ऊपर वाला साथ देगा मेरा। अपने पैरों पर तुम खड़ी तो हो गई हो, लेकिन दुनिया से टैकल कैसे करना है। इसीलिए जूही की माँ ने कहा है कि तुम घर के अंदर नहीं आओगी जब तक तुम खुद की रक्षा खुद से नहीं कर लो। अब माना कि मम्मी ज्यादा रूड हो गई है, जूही तो परेशान हो गई है। परेशान मत हो जूही, आपकी माँ को पता है कि संयम वहाँ पर है जो कभी भी आपको अकेले नहीं रहने देगा। अब माँ है ना, माँ सब जानती है। देखिए साथ तो उसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो माँ को पता है। वो माँ ऐसी माँ नहीं है जो जूही को सिर्फ छोड़ रही है। उसे पता है कि उसके साथ उसके दोस्त है, संयम है, सब पता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे गिरने नहीं देंगे, उसे बचा लेंगे, लेकिन उसे चलना सिखाना है उसे, वो कर रही है। तो और ऑब्वियसली उसे पता है कि संयम होगा बाहर, क्योंकि सीन में आगे वो कहते हैं कि मुझे पता है कि संयम बाहर है। संयम उनका पूरा साथ देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, संयम इज़ अ बेस्ट फ्रेंड एंड दैट्स द होल पॉइंट। हम सब टीम जूही है, हम सब चाहते हैं कि जूही अच्छा करे। फिलहाल संयम भी आया है यहाँ पर। जूही आसपास में ही कहीं है, संयम उसे ढूंढ निकालेगा। मैं तो संयम से ही काम लेती हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। मैंने वो किया नहीं है तो आई डोंट नो, बट अभी तो सिचुएशन यही है फिलहाल तो। बट ऑफ कोर्स होपफुली संयम आते हैं, नहीं आते पता नहीं, बट देखते हैं। अब जूही की माँ ने जो किया है उसका असर जूही पे जरूर देखने मिलेगा आपको आने वाले एपिसोड में। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तू ही रे दिल में। अब सवाल ये है कि यहाँ पर कौन है किसके दिल में, क्योंकि स्वाति और संजय की तो सगाई हो रही है। माना ये एक दूसरे के दिल में है, लेकिन वृंदा के दिल में भी तो संजय है, और संजय के दिल में स्वाति है या वृंदा है, ये तो वो ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल इस सगाई में खूब ड्रामा होगा।
स्वाति और संजय की सगाई में प्यार और रोमांस के साथ साथ काफी ड्रामा देखने को भी मिलेगा। स्वाति और संजय तो दोनों अपने आप में मस्त हैं, क्योंकि दोनों जो चाहते थे अब वो उन्हें मिल रहा है। स्वाति तो काफी खुश है और संजय बाबू भी, मगर इसी बीच संजय की मां जो झेल रही है उसकी खबर संजय को है ही नहीं। सगाई की रस्म के पीछे सरिता के साथ उसके घर वाले ही साजिश करते हैं। उसे बताया जाता है कि अगर वो संजय की सगाई में मौजूद रही तो संजय के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर क्या, एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए सब कुर्बान कर सकती है। इसी चीज का गम लिए सरिता सगाई से चली जाती है। तब उन्हें अस्थमा का अटैक आता है और एक बार फिर मसीहा बनकर वहाँ पहुँचती है वृंदा। संजू परेशान है कि माँ कहाँ चली गई, वो मुझे ढूंढने निकला है और वृंदा को मैं दिख जाती हूँ तो उसको पुरानी बात याद आ जाती कि मंदिर में भी इनको अटैक आया था और वो गिरी थी, शायद इसलिए वो बेहोश पड़ी हैं और वो अपना फ़र्ज़ समझ के मुझे ले जाती है अस्पताल। और संजू को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो बस वहाँ से निकला स्वाति के घर से और बस मुझे ढूंढ रहा है। उसको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, या मुझे लगी है, या मेरा एक्सीडेंट हुआ है, या मैं गिरी हूँ, या बेहोश हूँ हॉस्पिटल, उसमें कुछ नहीं पता अभी। वृंदा ने पहले भी संजय की मां की जान बचाई थी और आज भी वही उन्हें अस्पताल लेकर जा रही है, वो भी टेम्पो में। अब कोई और सवारी नहीं मिली तो यही सही। जब इसकी भनक संजय को लगती है कि उसकी मां सगाई में मौजूद नहीं है, तब वो उसे ढूंढने निकल जाता है। संजय बहुत परेशान होता है कि आखिर उसकी मां कहाँ गई, मगर संजय को कौन बताए कि उसका घर बर्बाद करने वाले गैर नहीं बल्कि उसके अपने ही। एक माँ से कहा जाता है कि तुम मनहूस हो और तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चों की खुशी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक माँ अपने बच्चे को पहले चुनेगी और अपने आप को उस सिचुएशंस में से हटाएगी। तो यही है, हमेशा से सरिता के ससुराल में उसको यही जताया जाता है कि वो मनहूस है। वृंदा एक बार फिर अस्पताल पहुंचेगी, जिसे ढूंढता हुआ संजय भी वहां जाएगा, मगर ये बात 16 आना पक्की है कि यहाँ भी दोनों की मुलाकात नहीं होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बरेली के बच्चन अगर सत्ते पे सत्ता है तो संगम नेहले पे दहला, क्योंकि अब उन्हें सबक सिखाने आ गई है और सही राह पर लाने का बीड़ा उठा लिया है संगम ने। अब देखो, तीज के मौके पर संगम ने बड़े प्यार से रंगोली बनाई थी, मगर उस रंगोली को बर्बाद कर देते हैं अजब सिंह, क्योंकि अजब सिंह की हरकत ही ऐसी है। जिसके बाद तो बहू रानी अपने ससुर जी को ज्ञान देना शुरू कर देती है। फिर क्या, अजब सिंह ठहरे सख्त आदमी, तो भला वो इतनी जल्दी कैसे सुधर जाएंगे। इसलिए तो उन्हें संगम की बातें चुभने लगती है। ऐसे में अगर बेटा कृष्णा उन्हें समझाने की कोशिश भी करेगा तो उन्हें लगेगा कि कृष्णा तो अपनी पत्नी की बात मान रहा है, कहीं ये जोरू का गुलाम तो नहीं बन गया। मगर वहीं जब गंगा भैया समझाते हैं अजब सिंह को, तब भी उन्हें काफी बुरा लगता है। अब देखिए, ये जो आदत है गंदगी में रहने की, ये बहुत पुरानी है। तो कोई भी पुरानी आदत बहुत जल्दी तो नहीं सुधरती, लेकिन प्यार किया है तो फिर वो कहते हैं ना कि ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। बाऊजी तो सबसे बड़े वाले हैं, मतलब 4 भाई जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन बाऊजी सबसे ख़तरनाक वाले हैं।
तो उनको सुधारना सबसे मुश्किल होगा। अब देखते हैं कैसे क्या होगा। अभी जब 2 दिन में 20 बोतल पी लेते हैं तो फिर सोच लीजिए। हाँ, मैं क्योंकि इस घर को थोड़ा बहुत साफ़ सफाई मोर देन कर रही हूँ, करवा भी रही हूँ। जो माही से, कृष्णा से, फिर माही को भेजती हूँ, कृष्णा से भी सफाई करवा रही हूँ सारी। और मैंने सोचा आज हरियाली तीज है तो रंगोली बनाते हैं, थोड़ा घर को खिलाते हैं, थोड़ा साफ़ करते हैं। तो बनाई और फिर उनकी बॉटल गिर गई उस रंगोली पे और मुझे एकदम से ऐसा लगा कि अरे यार क्यों, मतलब। संगम ने अब ठान लिया है कि सभी को वो सुधार कर रहेगी। गंगा भैया तो पहले से सुधरे हुए हैं, इसलिए तो चाय बनाने की बात जब आती है तब वो संगम की मदद भी करते हैं। वैसे चाय बनाने की बात जब हो रही थी तब कोई भी भाई नहीं चाह रहा था कि संगम चाय बनाए। उसकी वजह यह है कि संगम ने पहली दफा जब चाय बनाई थी तब किसी के गले के नीचे नहीं उतरी थी, मगर अब गंगा भैया ने संगम की मदद की है तो जरूर चाय अच्छी बनी होगी। मैं गंगा भैया की थोड़ी हेल्प करना चाहती हूँ और बीच में कुकर बचता है, वो बोलते हैं कि अरे उठ जाएंगे और ये लोग पूरे अपने मतलब सो रहे हैं सब भाई, कृष्णा, सतलुज, माही। और मैं इनको ये सबक सिखाती हूँ कि मैं थाली पीटने लग जाती हूँ उनके कान में कि इतनी लेट तक क्यों सो रहे हो, त्यौहार के दिन तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए क्योंकि ये लोग बिल्कुल ढीठ लोगों की तरह सो रहे हैं। तो मैं थोड़ी चीज़ें हैं जो अभी इस घर में सुधार रही हूँ, आप बोल सकते हैं। तो वही तो मैं इनको आके उठाती हूँ और यही सब होता है। देखिए गंगा तो ऑलरेडी सुधरा हुआ है, बाकी के जो बच्चन हैं वो सुधरे हुए नहीं हैं। तो संगम अब आई है हमारे घर में तो सब सुधारेगी, तो वो सुधार देगी। अब कृष्णा, माही, सतलुज और अजब सिंह को सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि उन पर लगाम कसने के लिए संगम आ गई है और संगम की मेहनत आए दिन जरूर रंग लाएगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उफ, अगर ये गाइडलाइंस नहीं होती कि मैं गाना गा नहीं सकती। हेलो, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बेसुरा गाती हूँ, इसलिए क्योंकि वो जी फाइन यूट्यूब वाले लगा देते हैं अगर आप गाना वाना गाते हुए उनको सुन जाएं। लेकिन अगर नहीं होता तो मैं वो वाला गाना गाती कि इशारों ही इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। क्या है ना कि ये फितूर तेरा में देव और सौम्या जो इशारों ही इशारों में बातें कर रहे हैं, आहा, दिल तो ले ही जाएगा कोई ना कोई एक दूसरे का। इस कहानी में पहले दोस्ती होती है, दोस्त बनकर फिर दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। और हाँ, कंफर्टेबल होने के साथ साथ सौम्या और जीत एक ही घर में रहते हैं, जहाँ पर सौम्या नीचे रहती है अक्सर और जीत ऊपर खड़े रहकर खिड़की से हमेशा इशारे किया करता है। इन दोनों के इशारे आजकल बहुत फेमस हो गए हैं। अब जब भी जीत को खिड़की पर देखते हैं, सौम्या को नीचे देखते हैं, वो पड़ोसन वाली फीलिंग आती है। हमारी इस बात से दर्शक भी जरूर सहमत होंगे। सब तो जानते ही होंगे कि इन दिनों क्या चल रहा है सीरियल फितूर में। सौम्या के साथ बचपन में उसके ही टीचर ने गंदा बर्ताव किया था, जिसका असर उस पर अभी तक है। वो हमेशा डरी सहमी सी रहती है। अब जीत को वो अपना सबसे प्यारा दोस्त मानने लगी है, तो अपनी जिंदगी का ये कड़वा सच उसने जीत के साथ शेयर किया है। अब जीत को जब से इस बात का पता चला है ना, तो वो फिराक में है कि कब रूप की वो बैंड बजाए। बट ऐसे बहुत सारे राज हैं अभी जो सौम्या के हैं जो उनके पिता को नहीं पता।
अभी वही देखना है ऑडियंस के लिए भी, वही इंटरेस्टिंग है कि जब ये बात पता चलेगी कि खुद उनके घर वालों में से एक सदस्य है जिसने सौम्या के साथ कुछ ऐसा किया है जो वो बचपन से भुला नहीं पाई है, उसके लिए मतलब लाइफ रही नहीं एक अब रूप ही तो विलन है इस सीरियल का। जीत सौम्या की हिम्मत बढ़ा रहा है और जब जीत ने ऐसा किया ना तो सौम्या थोड़ी सी बदली हुई भी नजर आई। उसका आत्मविश्वास जो चला गया था वो अब कहीं न कहीं लौटता नजर आ रहा है। हम कहीं भी जाते हैं पार्क में तो हम बेंच पर बैठते हैं, वो बेंच पर नहीं बैठती, या फिर वो झूलों की तरफ देखती है तो उसे वही याद आता है जब भी कुछ उसके साथ गड़बड़ हुआ है, गलत व्यवहार हुआ है। तो अभी धीरे धीरे वो रेवलेशन होगा। अब सौम्या के पिता के कान भर दिए हैं रूप ने, जिससे जीत को इस घर से जाने को कहा है। अब एक तरफ मोहल्ले में माता की चौकी होने वाली है तो दूसरी तरफ सौम्या चाहेगी कि जीत अब अपने घर में रहे ताकि ये बाप और बेटे के बीच में जो दूरियां है ना वो कम हो जाए। नहीं हुआ, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि संजीव सक्सेना को कहें कि अपना बेटा आप हमारे घर के पास ही रहते हो, रख लो यार। कभी मैं इधर सो रहा हूँ रह रहा हूँ, कभी मैं उधर बैठा हूँ, सो मैं पिंग पोंग बॉल की तरह बन गया हूँ, कभी इस घर में रह रहा हूँ कभी उस घर में रह रहा हूँ। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ऐसा ही होगा कि मुझे मेरे पिताश्री के घर में भेज दिया जाएगा। अब दोस्ती ऐसी ही तो होती है जहाँ पर हम एक दूसरे को समझते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या बात है, याददाश्त चली गई है, लेकिन वो जो जलन है ना वो याद है आपको। हम बात कर रहे हैं सीरियल सायरा की, जहां पर ईशान जो है वो जल भुनकर राख हो रहे हैं। क्या है ना कि नयनिका को किसी ने फूलों का गुलदस्ता भेजा है। अब यूं तो ईशान प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको तो कुछ याद ही नहीं है, लेकिन ओफो, दिल की जलन का क्या करेंगे। दिल पर चोट लगती है उस नजारे को देखकर जिसे हम कभी सपने में भी नहीं सोचते हैं। देखिए कुछ ऐसा ही हो रहा है ईशान के साथ। अब ईशान तो नाटक कर रहा है ताकि नयनिका को इस बात का एहसास हो कि जिसे हम प्यार करते हैं उससे प्यार ही करना चाहिए। अब जब ईशान नयना से मिलने आया तब उसने देखा कि कोई है जो नयना को फूल दे रहा है। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईशान को लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब उसे अपना वाला पल याद आ गया जब उसने नयना को कुछ ऐसा ही फूलों भरा बुके दिया था। एक्चुअली ईशान नयनिका को देखता है कि वो किसी लड़के से मुस्कुराते हुए बात कर रही है, हंसते हंसते बात कर रही है, तो ऑब्वियसली ईशान को याद आता है वो वक्त जब उसने फूल दिए थे नयनिका को और वो उसके साथ हंस के खिल के बात करा करती थी। तो बहुत जलन होती है, दिल जलता है और वो दिल जले हुए दिल को छुपाने के लिए वो घर से बाहर चला जाता है। अब ईशान, आप ये केवल दिखावे के लिए कह रही हैं, हमारा एक्सपीरियंस है और हम कह सकते हैं कि आपको जलन हो रही है। फिर वही नयनिका तो अनजान है, उसे क्या पता। अब डॉक्टर्स को तो कितने लोग थैंक यू कहते ही है ना, तो इस इंसान ने भी थैंक यू कहा। नयनिका के पास में एक बुके आता है, कोई बुके देता है और ईशान देख लेता है और देन ही रन्स अवे एंड देन शी इज आफ्टर हिज लाइफ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब ईशान एकदम ठीक हो गया है, अस्पताल से वो घर जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कोलकाता में ही रुक जाए या मुंबई जाए। वही नयना परेशान है कि आखिर उसे क्यों नहीं पहचान रहा है ईशान।
ईशान से जुदाई बर्दाश्त नहीं है नौनिका को, तभी तो उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस है एक्चुअली। जब मैं नौनिका की आंखों में देख रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है उसके अंदर दर्द है, उसके अंदर थोड़ी तकलीफ़ है, उसके अंदर थोड़ा बुरा लगना है। लेकिन जब वो मेरी आंखों में देख रही है तब उसको आई थिंक ये समझ में आ रहा है कि ये लड़का बहुत बदला बदला लग रहा है, क्योंकि मेरे जज्बात जो हैं मैं नौनिका के सामने थोड़े अलग से दिखा रहा हूँ। मैं उसके वैसे तो एक्टिंग कर ही रहा हूँ पर उसके सामने और ईशान के लिए यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी सारे लोगों को, सभी फ़ैन हैं तो सबको ही वो अटैचमेंट हो गया था। तो जल्दी आना, लेट जाना, बातें करना, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो व्हेन ही इज़ गोइंग तो एवरीबडी इज़ अपसेट। अब इनके बीच जो ये चल रहा है ना, उसे देखकर डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है ना, इन दोनों को ही एक दूसरे की अहमियत पता चलेगी और फिर फाइनली अपनी जिंदगी में ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल महादेव एंड सन्स में धीरज ने रज्जी को देखिए एक बहुत ही वॉलेटाइल यानी कि जो बिखर सकती थी सिचुएशन, उससे तो बचा लिया। यानी मोगरा और उसकी फाइट में रज्जी को तो निकाल लिया। लेकिन अब ये जो हरकत कर रहे हैं ना, यहाँ पर एक दूसरी फाइट हो जाएगी। जी हाँ, फ्लर्ट कर रहे हैं रज्जी के साथ। ओनली थिंग इज कि रज्जी डजंट नो कि हेलमेट के पीछे ये दरअसल धीरज है। अगर किसी को किसी का इम्तिहान लेना है तो आपके हिसाब से उसे क्या करना चाहिए? अब देखिए, हमें लगता है कि धीरज को यूं रज्जी की लॉयल्टी का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए था। अब मोगरा से बचाकर जब रज्जी को लेकर आया धीरज, हालांकि रज्जी को नहीं पता है कि ये इंसान कौन है। इसी का फायदा उठाने की कोशिश की धीरज ने। फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा फ्लर्ट करता हूँ रज्जी के साथ, फिर देखता हूँ ये मुझ पर फिसलती है या नहीं। अब रज्जी तो रज्जी है, आप सबने उसकी दबंगई कई बार देखी होगी और इसी के साथ एक बार और देख लीजिए जब उसने चाकू की नोक पर सामने वाले को धमकी दी और कहा, खबरदार मेरे पास न आना। रज्जी अकेली चली गई थी घमासान युद्ध में और वहाँ जाके थोड़ा सा पिसड्डी हो गई थी। तो धीरज आया ब्लैक एकदम ऊपर से नीचे तक बन के उसको बचाने के लिए। तो उसको बाइक पे बैठा करके धीरज ले आता है झुक करते हुए। यार तुम हो लॉयल, मतलब लॉयल वाइफ हो, कितना डैशिंग बन के मैं आया था, तुम्हें पता भी नहीं था कि धीरज है या कौन है, फिर भी तुम फिसली नहीं। तो धीरज उससे फ्लर्ट कर रहा था, उससे धीरे धीरे छोड़ा। अब ऐसा होने के बाद ना ये सीन एक कॉमेडी सीन बन गया। जब रज्जी को पता चला कि हेलमेट के पीछे छुपा हुआ चेहरा किसी और का नहीं बल्कि धीरज का है, धीरज उसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। ये देखो कैसे रज्जी हंसी। अब कहते हैं लड़की हंसी तो फंसी, लेकिन यहाँ तो पहले से ही रज्जी धीरज के प्यार में फंसी हुई है। खैर, इन दोनों के बीच ये प्यारा सा सीन आपको बहुत पसंद आएगा। क्यों रही हो?
धीरज को पता चल गया है कि उसकी पत्नी एकदम सही है और वो कभी गलत काम करेगी नहीं। फिर ऐसे में अब धीरज रज्जी का साथ देगा और फिर जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया, नर्मदा, रज्जी और धीरज ये तीनों मिल जाएंगे और मोगरा को घर से बाहर निकाल देंगे। तुम बताओ क्या यही प्यार है? ऑडियंस बताएगी कि क्या यही प्यार है या फिर ये क्या है। प्यार तो वो भी करती है, अब तो धीरे धीरे ऐसे शर्मा करके भाग गई रज्जी। अभी मोगरा की बैंड बजाएंगे मिल करके धीरज और रज्जी, और आगे जा करके शायद नर्मदा भी मिल जाएगी डेफिनेटली। तो अभी धीरज और रज्जी मिल करके मोगरा की बैंड बजाएंगे, किस तरीके से उसको घर से बाहर निकालना है, उसके कर्मों की सजा देनी है उसको। दर्शकों को इस ट्रैक का कब से इंतजार था, सो फाइनली अब ये ट्रैक आ जाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन कुछ देर बैठे और तसल्ली से चुगली सुने, बिकॉज आई कम टू द कंक्लूजन कि जब चुगलियां चटकारेदार मसालेदार हो तभी मजा आता है, और इसमें तो महारत हमारी चुगलखोर आंटी को ही है। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो चलिए सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। जुड़ गया है तुलसी और तृप्ति का रिश्ता। देखिए दोनों एक दूसरे की समधने बन चुकी हैं। समायरा की शादी तृप्ति के बेटे से करने के लिए करण तैयार हो गया है और अब शादी की रस्में भी शुरू हो गई। इस शादी वाले इसी माहौल में अब मिहिर की एंट्री भी होगी, तब धमाका और भी बड़ा होगा। जाहिर सी बात है कि तृप्ति अब मौके ढूंढेगी तुलसी से बदला लेने के, और इसीलिए तो उसने अपने बेटे की शादी करण की बेटी से तय की है। अच्छा लग रहा है ना काकी, सब लोग साथ में हैं। साथ सिर्फ शादी तक, ये खुशी जिंदगी भर की होनी चाहिए ना। अरे समधी बनने वाला है, जरा दिल से गले मिल। कल जब आप मेरे घर आई थी, हमने साथ में बैठकर चेस खेला। पता नहीं इतनी शातिर खिलाड़ी कैसे बन गई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब अगर खेल खेलना ही है तो आप जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलने में तो मजा है। चलिए बुलाइए समायरा को, करते हैं खेल शुरू। अब तो शांति निकेतन में मेरी एंट्री होकर ही रही, कोई नहीं रोक सकता मुझे, आप भी नहीं तुलसी मैया। वही बात करे अगर सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि तो शो में आए दिन लव एंगल पर लव एंगल हमें देखने को मिल रहे हैं। कार्तिक, वृंदा और अंगद के बीच का लव ट्रायंगल तो हम सभी ने देखा, और अब उसमें मिताली की एंट्री भी हो गई, जहां वो वृंदा और कार्तिक के बीच अब आने की कोशिश कर रही है, और यहाँ अंगद भी पीछे पीछे है वृंदा के। मुझ पे आप मुझे सहारा देने के लिए आए। आप मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि हम औरतें आपके बिना या आपके हमदर्दी के बिना जी नहीं सकते? अब गलत समझ रही है, ऐसा नहीं है। मैं गलत समझ रही हूँ। मदद किया, हमदर्दी की जरूरत। देखिए ये भी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे अभी किसी की कोई जरूरत नहीं और ना ही मुझे किसी से बात करनी है। वैसे भी कोई तीसरा आदमी मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और अगली बात प्लीज आप ऐसे फॉलो मत कीजिए, आई डोंट लाइक इट। पर वृंदा जी मैं प्लीज, मना किया ना मैंने। वही कहानी में अब एक नई लव स्टोरी और ऐड हो गई है, और वो हेमंत और नोयना की है, जहां दोनों के बीच भी अब लव एंगल दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगली चुगली में लेकर आ गई हूँ सीरियल अनुपमा की। फिनाले से पहले अनुपमा के खुद अपने बेटे ने फिनाले से पहले अनुपमा का खुद अपना बेटा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तोशु ने अनुपमा को कुछ ऐसा खिला दिया है जिसकी वजह से अनुपमा को किसी भी खाने का स्वाद नहीं आ रहा। अब फिनाले से पहले क्या बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ऐसा अनुपमा को लगता है, लेकिन ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अनुपमा हमेशा उसका सामना कर ही लेती है। ना मंटू, उसने ये आपके लिए भेजा है। अगर आपको ये अच्छे लगे ना मम्मी, तो वो आपके कैफे के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है। वाह, क्या चटनी बनी है। सच में इसके साथ तो पराठे का भी क्या अलग ही स्वाद आ रहा है। क्या हुआ, ये क्या कर रही है? मुझे किसी चीज का स्वाद नहीं आ रहा, मुझे किसी चीज का स्वाद नहीं आ रहा। मैं आ जाऊं। फिनाले शुरू होने में 2 घंटा है, तब तक कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। नहीं हुआ तो सबकी उम्मीद है, सबके अरमान, मेरा सपना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगली चुगली में लेकर आई हूँ सीरियल तुम से तुम तक की। अब मीरा कितनी कोशिशें कर रही है आर्यवर्धन और अनु को अलग करने की। जब अनु के मन में वो आर्यवर्धन के खिलाफ जहर नहीं घोल पाई, तो देखिए अब वो क्या करने की कोशिश कर रही है। आर्यवर्धन और राज नंदिनी के अतीत के बारे में अब वो अनु के परिवार वालों को बताना चाहती है, और इसीलिए एक एक कर वो सबूत इकट्ठा कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक नए आर्य सर मिल गए। और बस और मत बोलो। अगर लव एट फर्स्ट साइट वाला फील हो रहा है, तो मुझे तुम्हारी बातें सुनकर लव अगेन वाला फील आ रहा है। तो तुमसे दोबारा प्यार होने लगा। माँ नहीं है, मौका अच्छा है। जरूर इस कमरे में कुछ न कुछ ऐसा होगा जो मेरे काम आए, जिससे मैं पुष्पा जी के सामने आर्य सर का अतीत और राजनंदिनी और आर्य सर के बीच के रिश्ते को साबित कर सकूं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।